किसी की पत्नी किसी गैर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने बनाएगी या उसके साथ रहेगी, लाइसेंस उसका और धंधा किसी और के साथ करेगी। नहीं रोक सकते आप, कोई मुकदमा नहीं कर सकते। के पीछे दोषी है देश की संसद, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का हमारा सिस्टम और इस देश का की सभी अदालतें जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, जहां ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कि अनपढ़ लोग अगर संसद में जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन सा कानून बनना चाहिए और कौन सा कानून नहीं, किस कानून से देश का कल्याण होगा और किस कानून से नहीं। बहुत सारे अतुल सुभाष मोदी जो थे मर चुके हैं इसके पहले सुसाइड करके, जिनकी वीडियो की या जिनकी बात भी आप तक नहीं पहुंच पाई है। बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक कि बिना पैसे का कोई आर्डर होता हो, महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को ऐसा केस बना दिया जाए कि महिला कुछ भी करे उसके खिलाफ कोई केस न हो और पुरुष कुछ भी न करे तो उसके खिलाफ तमाम केस हो। अतुल सुभाष मोदी एक ऐसा नाम है दोस्तों जो इस समय पूरे देश में ट्रेंडिंग है, चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। एक अकेले नौजवान जिसकी उम्र मात्र 34 साल थी, उसकी आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है और पूरा देश दहल गया है। निर्भया कांड भी इतनी तेज़ी से नहीं उभरा था दोस्तों जितनी तेज़ी से इस नौजवान की आत्महत्या ने पूरे देश को एक टॉपिक दिया है, सोचने के लिए, समझने के लिए, मंथन करने के लिए और बहुत ज़्यादा गहराई में जा कर के इस लंबे समय से चली आ रही समस्या से निजात पाने के लिए। दोस्तों, किसी भी मामले में कानूनी पहलू यदि जानना हो तो कानून के विद्वानों से ही जाना जा सकता है। दोस्तों, आज हूँ मैं सुप्रसिद्ध वकील मनोज राय हंस जी के पास और मैं मनोज राय हंस जी के पास इसीलिए आया हूँ कि कानूनी पहलुओं की हम जांच करने का प्रयास करेंगे, पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरी की पूरी घटना यानी कि उस नौजवान की मौत के पीछे कौन है। सबसे पहले तो वकील साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई जिससे कि पूरा देश दहला हुआ है और बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है मामले पर, क्या कहेंगे सर इस मामले पर? देखिए, ये देश का पहला सुसाइड नहीं है मैट्रिमोनियल केस में। लाखों लोगों ने इसके पहले सुसाइड कर लिया है मैट्रिमोनियल केस के अंदर, लेकिन वो लाखों लोग इतने पढ़े लिखे और इतने विद्वान नहीं थे कि वो अपना सुसाइड वीडियो बना के और ट्रेंड करा सकें और पूरे भारत के अंदर उस पर चर्चा करा सकें। तो ये पहला सुसाइड केस नहीं है। अतुल सुभाष मोदी एक विद्वान व्यक्ति था और उसने जो किया है, सुसाइड किया, वो गलत काम है, लेकिन उसने किया और इस सुसाइड से पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। इसके लिए मैं अतुल सुभाष मोदी को धन्यवाद देता हूं कि आज आप भी मुझसे बात करने आए हैं कि अतुल सुभाष मोदी ने सुसाइड क्यों किया। अब आप ज़रा सोच सकते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सुसाइड करने पे मजबूर क्यों हुआ। उसने लिखा है अपने, उसके पूरे वीडियो को मैंने देखा है। अपने वीडियो में अतुल सुभाष मोदी ने बताया है कि 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आया है। बताइए फ्लाइट से आने में उसका कितना खर्चा होता होगा। और 40 बार में उसने बताया है कि आसानी से विपक्षी वकील को अगली डेट मिल जाती है और न्यायालय उसमें कुछ नहीं करता है। उसने यह भी बताया है कि जिस परिवार न्यायालय में मेरी केस चलती थी, उस परिवार न्यायालय के जज द्वारा मुझसे 5 लाख रुपया अपने चेंबर में घूस के रूप में मांगा गया कि आपके पक्ष में आर्डर कर दिया जाएगा। वो नहीं दिया तो 80,000 रुपये पर मंथ का आर्डर किया गया। और ये 80,000 भरण पोषण किसके लिए? केवल बच्चे के लिए। क्यों साहब, माफ़ करिएगा वकील साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ये भरण पोषण की रकम 40,000 मांगी गई? जी नहीं, 80,000 का आर्डर हुआ है। उसके वीडियो में उसने स्वीकार किया है। 84,000 उसका पेमेंट है। 80,000 रुपया और 80,000 पत्नी के भरण पोषण के लिए नहीं, केवल बच्चे के भरण पोषण के लिए। क्योंकि उस मुकदमे में अतुल सुभाष मोदी द्वारा कहा गया है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और ये काम करती हैं, इनको भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। तो उसके पत्नी का भरण पोषण के लिए नहीं दिया गया, बच्चे के भरण पोषण के लिए 80,000 रुपये का आदेश किया गया। उसके वीडियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब बताइए, 80,000 रुपया जिसका आदेश हो जाता है पर मंथ का, अब वह व्यक्ति बेंगलुरु से जौनपुर लड़ने आएगा, उसका खर्चा, यहाँ होटल में रहेगा, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? ये न्यायालय में बैठे हुए अधिकारी क्या सोच रहे हैं? कुछ भी आर्डर कर दें। यह आर्डर उसको फांसी लगाने पे या उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया। और यह जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर उसके पत्नी के द्वारा, निकिता सिंघानिया के द्वारा जो उसको प्रताड़ित किया गया। निकिता सिंघानिया का भाई एक बेकार नौजवान था जिसको साकार करने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, करोड़ों का घर बनाने के लिए निकिता सिंघानिया ने उसको अपना हथियार बनाया
अतुल सुभाष मोदी से पैसे लगातार मांगे जाते रहे और उसने दिया, और वो पैसे ससुराल की तरफ से वापस नहीं आए, और अंत में उसके खिलाफ मुकदमा करके 3 करोड़ की मांग। जरा सोचिए 3 करोड़ एक व्यक्ति कहाँ देगा। या यह सोचिए कि अगर अतुल सुभाष मोदी की जगह पे एक आम इंसान अगर भारत का होता तो क्या बेंगलुरु से जौनपुर मुकदमा लड़ने के लिए फ़्लाइट लेके आ सकता था? वकील साहब की बात से हम पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, और इसलिए इत्तेफाक रखते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना है। उसकी पत्नी ने पहले ही एक साजिश रच दी, और साजिश ये रची कि तुमको हम नोचते रहेंगे और तब तक नोचेंगे जब तक तुम नचवाने के लिए तैयार हो, और जब जिस दिन तुमने मना किया तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई भी हिंदुस्तानी लड़का अब शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। सर मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए उसको किस तरह से फंसाया गया। 302 की केस उस पर की गई, अननेचुरल सेक्स की केस की गई जो वापस ले लिया गया। 302 का केस में ये कहा गया उसका ससुर जो था वो मर गया, स्वाभाविक मृत्यु मरा, और उसकी पत्नी के द्वारा उसको भी 302 का रंग दिया गया। अब बाद में वो मुकदमा वापस ले लिया गया। इस देश की संसद मौन क्यों है? इस देश का सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? फर्जी मुकदमे, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि 98% देश के अंदर जो मुकदमे हैं वो फर्जी हैं। एक दूसरे को फंसाने के लिए, एक दूसरे को ठीक करने के लिए ये मुकदमे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो उसके खिलाफ 9 मुकदमे किए गए थे, 9 मुकदमे में से 4 से 5 मुकदमे फर्जी ही थे। यहाँ तक कि सारे मुकदमे फर्जी थे। उसने घरेलू हिंसा किया नहीं, घरेलू हिंसा का मुकदमा हो गया। 125 उसकी पत्नी उसके दायरे में आती नहीं, वो पढ़ी लिखी है, कमाऊ है, वो अपने बेटे का भरण पोषण कर सकती है। उसके बेटे से बात तक नहीं करने दिया गया। परिवार न्यायालय के अदालत द्वारा उसके द्वारा जब कहा गया कि मैडम अब अगर आप ऐसा करेंगी तो मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, तो परिवार न्यायालय की जज वहाँ हंसती है। उसको सुसाइड शब्द कोई अच्छा शब्द है क्या जिससे हंसी आती हो? उसका हंसना ये दर्शाता है कि समाज हमारा कितना नीचे गिर गया है। और इसके पीछे कौन दोषी है? आप कहते हैं निकिता सिंघानिया, उसका परिवार, उसकी सास, उसका साला। नहीं, इसके पीछे दोषी है देश की संसद, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का हमारा सिस्टम, और इस देश की सभी अदालतें जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी हैं, जहां ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी हैं। गधे बैठे हैं हमारे संसद के अंदर जिन्हें कानून बनाने का सलीका नहीं है। कौन सा कानून होना चाहिए जिससे देश का कल्याण हो? ऐसा कानून नहीं बन पा रहा है हमारे देश के अंदर। वही कानून बनाया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के नाम पे। जो भी कानून बने हैं मैट्रिमोनियल केस में, उसमें एक तरफा न्याय होता है। आप चाहे जितना बड़ा वकील रख लो, आपके पत्नी के पक्ष में ही आर्डर होना है, आपके पक्ष में नहीं आर्डर होगा। और मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भारत देश के अंदर पुरुष होना पाप है। आज के डेट में मैं बता दूं आपको, सर्वे का रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, 75% पुरुष मैट्रिमोनियल केस में सुसाइड कर रहे हैं और 25% महिलाएं भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुकदमा नहीं होना चाहिए या ऐसा धारा नहीं बननी चाहिए, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक तरफा कानून नहीं बनना चाहिए। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है तो उसको एक मुश्त धनराशि दे दी जाए, या जो भी वो शादी में उसने दिया है वो दे दिया जाए, वो अलग रहे, मैं अलग रहूं, बात खत्म। क्यों मुकदमे चलें? बागी बलिया की इस धरती से वकील साहब ने कह दी बहुत बड़ी बात, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने सड़ा हुआ बता दिया। हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि इतने सारे मुकदमे यदि किसी के ऊपर लाद दिए जाए तो आमतौर पर पुलिस थानों में किसी भी केस की पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट को फ्रेम किया जाता है, उसके बाद मामला अदालत में आता है, तो इसमें पुलिस को कितना जिम्मेदार मानते हैं वकील साहब? पुलिस, देखिए, पुलिस तो सिस्टम का एक छोटा पियादा है, एक छोटा सिपाही है शतरंज की खेल में। न वो मंत्री है, न वो वहाँ का राजा है। पुलिस क्या करेगी? अगर 302 का केस होगा तो पुलिस पर एसपी का दबाव होगा, एसपी के ऊपर मंत्री का दबाव होगा, जल्दी गिरफ्तार करो। अब वो केस झूठी है या सही है ये नहीं देखा जाएगा, पहले गिरफ्तारी होगी। अभी अतुल सुभाष के मामले में ही ले लीजिए, 302 हुआ था, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। परेशान करने के लिए किया गया है। रेप के मुकदमे को प्रूफ करना, मतलब उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। एक महिला ने कह दिया कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया, पुलिस मान लेगी, एफआईआर दर्ज कर ली, कल ही आपको पकड़ेगी। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर न्याय नाम की चीज़ नहीं है। कोई ऐसा कानून देश के अंदर नहीं बन रहा है जिससे फास्ट न्याय हो और सही न्याय हो। फर्जी मुकदमे आप कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। पुलिस इसमें बहुत बड़ी दोषी नहीं है। पुलिस एक छोटा
सिस्टम का एक छोटा हिस्सा, एक कण के बराबर है, जिसका बहुत बड़ा दोष नहीं है इसमें। देश के संसद का दोष है, देश की सुप्रीम कोर्ट का दोष है। किसको पता नहीं है, ये कोर्ट में बैठे हुए जजों के खिलाफ भी ये मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं। इस देश की संसद में बैठे नेताओं के खिलाफ भी होते हैं, उनको पता नहीं है। हम जीवन भर भरण पोषण दें, क्यों दें? क्यों 125 के भरण पोषण की व्यवस्था ऐसी की गई? घरेलू हिंसा हमने किया या नहीं किया, इसका कोई प्रमाण हो या ना हो, घरेलू हिंसा का मुकदमा मेरे ऊपर हो जाए। डाइवोर्स मैं लेना चाहूँ, मेरी पत्नी चाहेगी तभी डाइवोर्स मिलेगा मुझे। 125 में मुझे ही पैसा देना है उसको, वो नहीं देगी हमें। अच्छा वकील साहब, 1 मिनट आपकी बात को मैं रोकना चाहूँगा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बात ये आ रही है वकील साहब कि जो लोगों की इनकम ज़्यादा है, मतलब जो लोग ज़्यादा कमाते हैं, मैक्सिमम मामलों में मैं ये देख रहा हूँ कि उन्हीं लड़कों पर मुकदमा होता है। तो क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर इस तरीके का मुकदमा नहीं सुना कि मुझे 4 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ चाहिए। मेरी बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पैसा जहाँ से मिलेगा वहीं पे इतने पैसे की रिकवरी की आशा भी होगी। कोई व्यक्ति अगर बिना काम का है, खुद बेकार आदमी है, उसे पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा अगर प्रताड़ित आप करेंगे तो फांसी लगा लेगा, नहीं तो कहेगा कि चलो जेल चलते हैं, वहाँ खाना भी मिलेगा ना। लेकिन जिसके पास पैसा है, उसका पैसा ऐंठने के लिए ये मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी सिस्टम के अंदर जो संसद के द्वारा जो बनाई गई है, इसमें कोर्ट का भी बहुत बड़ा दोष नहीं है। संसद ने जो कानून बना दिया उसका एक्सरसाइज कोर्ट करेगी, लेकिन कोर्ट सुझाव दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट देश की संसद को सुझाव दे सकती है, वो सुझाव नहीं दे रही है इसलिए वो दोषी है, और देश की संसद अच्छा कानून नहीं बना रही है इसलिए वो दोषी है। भाई देखिए, अगर पैसा वसूलने का हथियार अगर मैट्रिमोनियल केस को बना लिया जाएगा तो जो भी लोग कमाते होंगे उन सारे लोगों के ससुराल वाले उनको एक पैसा बनाने की मशीन समझेंगे, और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा जो अतुल सुभाष मोदी के साथ हुआ, और वो लोग यही काम करेंगे जो अतुल सुभाष मोदी ने किया। और एक साधारण व्यक्ति भी यह काम करेगा, क्योंकि उसके लिए कोर्ट में आकर 100 रुपया 50 रुपया देना, यह जो है उसके लिए भारी है। इसके लिए बहुत बड़ा रकम देना भारी है, और उसके लिए 150 रुपया देना भारी है। अतुल सुभाष मोदी ने कहा है कि वो उसकी जज ने उससे 5 लाख रुपए मांगे। अतुल सुभाष मोदी ने अपने वीडियो में ये भी स्वीकार किया कि वहाँ का कोई पेशकार था, माधव नाम बताया, वो भी एक तारीख थोड़ी सी लंबी करने के लिए 1000 रुपया उसको चाहिए। जनरल तरीके से उससे 1000 रुपया लेता था, और तमाम लोगों से, गरीब हो या कुछ भी हो, 50 रुपया तो सबसे लिया करता था। क्या ये सबूत कम है सुप्रीम कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अब तक आदेश किया इस मामले के अंदर? अगर सो मोटो संज्ञान लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। क्यों नहीं उस जज को घर बिठा दिया गया? क्यों नहीं उस पेशकार को घर बिठा दिया गया और कहा कि बेटा घर जाओ, जब तुम्हारे खिलाफ जांच पूरी होगी तब आना? अच्छा वकील साहब, एक बात बताएं कि बलिया से भी एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था अभी 2 साल पहले कि फिल्म स्टार पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह का आपस में विवाद चल रहा है, और बलिया परिवार न्यायालय में आज भी लंबित है, और आरा कोर्ट में भी लंबित है, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। परिसर भी यही था। यहीं पर ज्योति सिंह के पिताजी ने आरोप लगाया कि पवन सिंह हमको 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं और मामले को सेटल करने की बात करते हैं। हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो दर्शक चाहें तो हमारे आप चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें साफ साफ राम बाबू सिंह ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह हमसे 4 करोड़ रुपया ले लें, लेकिन हमारी बिटिया को सम्मान से रखें, सुरक्षित रखें। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति खुद आकर के पत्नी को इतना पैसे का लालच दे देता है कि संबंध जल्दी से जल्दी टूट जाए। तो इसमें टॉर्चरिंग कैसे हो रही और किसके ऊपर हुई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कानून एक तरफा है, पत्नी के हक में न्याय इसमें मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा पुरुष ही इसमें दोषी है या हमेशा महिला ही इसमें दोषी है। कुछ मामले हैं जिसमें महिलाओं को वाकई प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अनेकों बहुतेरे ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, फिर भी प्रताड़ना के मुकदमे किए जाते हैं। फर्जी बना के कहे जाते हैं कि प्रताड़ित किया गया, पैसा ऐंठने के लिए ऐसा किया जाता है। मेरा कहना ये है, चाहे वो ज्योति पवन सिंह का मामला हो या चाहे जिसका भी हो मामला, ये होता है, ऐसा दो तरफा होता है, लेकिन बहुत कम मामले हैं जिसमें सही होता है, बहुत अधिक मामले हैं जिसमें गलत होता है और पैसा ऐंठने के लिए ये मुकदमे किए जाते हैं। और देखिए, अभी एक छोटा उदाहरण मैं आपको बता दूं, हमारी बलिया की ये छोटी सी अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 मैट्रिमोनियल केस के लिए अदालतें चल रही हैं। क्या सबसे बड़ा मामला मैट्रिमोनियल मामला है? भ्रष्टाचार इस देश के अंदर है नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट है ये देश।
सबसे बड़ा अगर मामला है तो कोई अदालत बलिया कोर्ट के अंदर नहीं है, और 4-4 फैमिली कोर्ट बने हैं, 4-4 अदालतें बनी हैं जिसमें पारिवारिक मामले चल रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, सरकार भी पारिवारिक मामले को बढ़ावा दे रही है। तो आखिर भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार के मामले में किसी तरीके का कोई केस लड़ना हो तो आदमी कहाँ जाएगा? यूपी में बनारस जाइए, बनारस दौड़ के लड़ना हो। सिर्फ बनारस में? सिर्फ बनारस में कोर्ट है। अरे गजब! वकील साहब ने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि यदि बलिया में आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आपको बलिया में कहीं कोई कोर्ट नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए बनारस जाना पड़ेगा। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है वकील? यही स्ट्रक्चर है जो वास्तविक रूप में है। यहाँ पे 4-4 पारिवारिक मामले को देखने के लिए 4-4 अदालतें खोली गई हैं इस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बलिया के अंदर, और एक भी भ्रष्टाचार के लिए अदालत यहाँ नहीं है। उस अदालत के लिए हमने अपने बार से निवेदन किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज से कहें कि यहाँ भी एक भ्रष्टाचार की कोर्ट, एक अदालत बैठाई जाए। अभी हम लोग निवेदन कर रहे हैं, उस पर भी वो बैठेगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बिना कहे 4-4 अदालतें पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बैठा दी गई हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को तोड़ा जाए, परिवारों के लोग बाहर आएँ, आपस में मुकदमे लड़ें, फांसी लगाएं, सुसाइड करें, और देश के अंदर ऐसा होगा क्योंकि कानून इस तरह का बना है। और देश की संसद हमारी मौन है, वो कानून बदलने वाली नहीं है, और देश की सुप्रीम कोर्ट उसको सुझाव नहीं देगी। तो कानून जब तक बदलेगा नहीं तब तक इस देश में यही स्थिति रहेगी। अतुल सुभाष तेज तर्रार व्यक्ति थे जिनका वीडियो आप तक पहुंच गया। बहुत सारे अतुल सुभाष मोदी जो थे मर चुके हैं इसके पहले सुसाइड करके, जिनकी वीडियो की या जिनकी बात भी आप तक नहीं पहुंच पाई है। सर, हम आपसे एक बात पूछ रहे थे कि ये जो जज साहिबा के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, तो जज साहिबा के खिलाफ कार्रवाई इसमें हो सकती है? किसको पावर है, कैसे कार्रवाई हो सकती है और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानून हमारे देश के अंदर बहुत हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर जांच बिठा के और चाहें तो इस पेशकार को और रीता कौशिक जज को आज के आज घर बिठा दे, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा, क्योंकि पूरे सिस्टम में क्या है, अभी जो व्यवस्थापिका थी, व्यवस्थापिका में बैठे हुए लोगों को न्यायपालिका के लोग अपने से अलग समझ रहे थे। अभी क्या हो गया है कि न्यायपालिका में बैठे हुए अधिकारी व्यवस्थापिका में बैठे हुए अधिकारी के बड़े भाई अपने आप को अब समझने लगे। तो अब ये छोटे भाई हो गए, वो बड़े भाई हो गए। अब बचाना है एक दूसरे को। पहले की न्यायपालिका लोकसेवकों के विरुद्ध कार्रवाई किया करती थी, आजकल आप लोकसेवकों के विरुद्ध मुकदमा करके देख लीजिए, उसमें आर्डर ही नहीं होगा। न्यायपालिका के लोग अब उसको अपना छोटा भाई समझते हैं, उसको बचाते हैं। अब न्यायपालिका में बैठे हुए लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट अदालत में और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये एक दूसरे को अपने से छोटा बड़ा समझ के एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कैसे रीता कौशिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, कैसे उस माधव पेशकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हमारे ही बड़े भाई को करना है ना। मैं बलिया का छोटा जज, हमारे हाई कोर्ट का बड़ा जज और उससे बड़ा जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, तो ये तीनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, कैसे कार्रवाई होगी? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश को झंकृत किया है इस घटना ने, देश को झकझोरा है और सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ है, तो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए कि इस देश की जनता को महसूस हो कि कार्रवाई हुआ। उस जज को, उस पेशकार को आज के आज घर बिठा देना चाहिए और उसके खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए खुली अदालत में। भाई घूस, वो सुभाष मोदी कोई गलत बात नहीं कहे हैं, आजकल कोई अदालत नहीं है, यहाँ तक कि मैं बता दूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, कि बिना पैसे का कोई आर्डर होता हो। सामान्य आर्डर हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, वैसे आर्डर बिना पैसे के हो जा रहे हैं। नहीं तो बिना पैसे का एक भी आर्डर नहीं है। एक जज खोजने में दिक्कत हो रही है कि कौन ईमानदार है, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग अच्छे बचे हुए हैं जो अपना काम करेंगे, लेकिन बस और कोई नहीं है ऐसा। दोस्तों, किसको सज़ा मिलेगी, किसको नहीं सज़ा मिलेगी, ये तो आगे देखा जाएगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में हमेशा विलम्ब होता है, यह बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके लिए एक तत्काल कानून की पूरे देश को ज़रूरत है। यदि तत्काल कानून नहीं बना तो मामला 2-4 दिन हाईलाइट होगा और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होगा। वकील साहब, कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक नए कानून का? इस पर देखिए, नए कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये तो जान लीजिए आप। और नए कानून से ना आपको त्वरित न्याय मिलेगा, न नए कानून में कोई बदलाव हुआ है जिससे परिवर्तन होने वाला है। ये मैं पहले भी आपके एक वीडियो में बोला हूँ। कानून जो बनना चाहिए वो इस देश की सरकार ने कानून बनाया नहीं। जो कानून बने थे उसी किताबों के कानून की धाराओं को इधर उधर करके और नया कवर लगा दिया गया।
कानून बनना क्या चाहिए था कि भ्रष्टाचार एक अपराध बनना चाहिए था। फर्जी केस अगर हम कर रहे हैं, झूठी केस कर रहे हैं, गलत केस कर रहे हैं, तो मेरे खिलाफ अगर साबित हो जाए कि मेरे द्वारा किया गया केस गलत है तो मेरे खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। कानून ये बनना चाहिए कि इस तरह के मुकदमे साल भर के अंदर निपटाए जाने चाहिए और इस तरह के मुकदमे 2 साल के अंदर, और किसी भी तरह के मामले हों तो वो 3 साल के अंदर निपटाए जाने चाहिए। ये कानून नहीं बना। यह कानून बनना चाहिए कि इतने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको चार्जशीट या एफआईआर दाखिल करना है, जो पुलिस वालों के लिए मजबूरी हो। ये नहीं कानून बना। जो कानून बनना चाहिए, 2-4 कानून की तो आवश्यकता है। विवेचना में नहीं, जो कानून की जहाँ तक बात है वकील साहब, तो महिलाओं के पक्ष में तो बहुत सारे कानून बने। महिलाओं के लिए महिला आयोग भी है, महिलाओं के लिए महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर भी है, महिलाओं के लिए बहुत सारे एनजीओ भी चल रहे हैं, महिलाओं के लिए थाने तक में हेल्प डेस्क बनाई गई है, महिला हेल्प डेस्क। आप जानकारी रखते होंगे। तो ये बताइए कि पुरुषों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में एक हेल्पलाइन नहीं है जिस पर पुरुष अपनी समस्या बता सके। इसीलिए तो पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कानून गलत है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को ऐसा केस बना दिया जाए कि महिला कुछ भी करे उसके खिलाफ कोई केस ना हो, और पुरुष कुछ भी ना करे तो उसके खिलाफ तमाम केस हो। किसी भी मर्द के साथ वो रहना चाहे तो उसका पति उसे रोक नहीं सकता, ऐसा भी कानून है हमारे देश के अंदर। और मैट्रिमोनियल केस के तमाम कानून आपको बताए, तो महिलाओं के पक्ष में कानून है। ये मैं कह रहा हूँ, पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है। तो ये जो महिलाओं के पक्ष में कानून है, इसको दो तरफा बनाना चाहिए। अगर किसी की भी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती है तो आपके कहने का मतलब ये है क्या कि यदि किसी की पत्नी किसी गैर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने बनाएगी या उसके साथ रहेगी, लाइसेंस उसका, और धंधा किसी और के साथ करेगी। नहीं रोक सकते आप, कोई मुकदमा नहीं कर सकते। और ये देश की संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया है। ऐसी संसद, इसमें कैसे लोग बैठे हुए हैं और ये कौन चुनता है इन लोगों को? आपकी देश की ये भ्रष्ट जनता। तो क्या उम्मीद करते हैं कि अनपढ़ लोग अगर संसद में जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन सा कानून बनना चाहिए और कौन सा कानून नहीं, किस कानून से देश का कल्याण होगा और किस कानून से नहीं? उनको क्या पता है? उनको 5 साल का एक वीज़ा मिल गया, पेमेंट मिलने लगा, बाद में पेंशन मिलेगी, ऐश कर रहे हैं। देश भाड़ में जाए। देखिए दोस्तों, ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है और बहुत सारे कानूनों की है। आप भी बहुत विद्वान हैं जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप कम से कम इस पूरे के पूरे मामले पर अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ी देर देखिए, पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि समस्या ये एक व्यक्ति की नहीं है, समस्या ये हर नौजवान की है। और देश में क्या स्थितियाँ हैं, ये वकील साहब से हमारी इस छोटी सी बातचीत में आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।